हम सभी रोजाना छोटे बड़े फैसले लेते हैं, चाहे वो करियर से जुड़े हों, व्यक्तिगत जीवन के हों या फिर बिजनेस में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने शानदार फैसले कैसे लेते हैं जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं? द डिसीजन बुक एक ऐसी किताब है जो आपको 50 बेहतरीन सोचने और निर्णय लेने की तकनीकों से परिचित कराती है। इस किताब को मिकाइल क्रोगर्स और रोमन चेपलर ने लिखा है और इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी सोच को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं और तेज़ी से बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। यह किताब विभिन्न मानसिक मॉडल्स, रणनीतियों और टूल्स को सरल तरीके से समझाती है जो बिजनेस लीडर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और थिंकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ आपको आइजनहावर मैट्रिक्स, स्वॉट एनालिसिस, डिसीजन ट्री और परेटो प्रिंसिपल जैसे कई महत्वपूर्ण टूल्स मिलेंगे जो आपको अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या अपने जीवन को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। द डिसीजन बुक आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है और आपको एक बेहतर रणनीतिक विचारक बना सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 1 निर्णय लेने की कला और विज्ञान। हम हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ तुच्छ और कुछ जीवन बदल देने वाले। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा दिमाग लगातार विकल्पों को तौलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने निर्णय कैसे लेते हैं? क्या ये पूरी तरह तार्किक होते हैं या इनमें हमारी भावनाएं और आदतें भी भूमिका निभाती हैं? यही सवाल द डिसीजन बुक का पहला अध्याय उठाता है और हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया असल में एक जटिल लेकिन सीखी जा सकने वाली कला और विज्ञान है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे निर्णय पूरी तरह से तार्किक होते हैं, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में कई तरह के मानसिक शॉर्टकट, पूर्वाग्रह, बायसेस और भावनाएं शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, कई बार हम किसी निर्णय को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। कभी कभी हम वही विकल्प चुनते हैं जो सबसे आसान लगता है, बजाय इसके कि हम सोचें कि वास्तव में हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। फैसले लेने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए लेखक हमें 2 तरह की सोच से परिचित कराते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 सोच। यह अवधारणा प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से ली गई है। सिस्टम एक सोच वह होती है जो तेज़ी से और स्वचालित रूप से काम करती है, जैसे किसी से पहली बार मिलकर तुरंत अपनी राय बना लेना या गाड़ी चलाते समय ब्रेक पर पैर रखना। यह सोचने का एक सहज तरीका है, लेकिन इसमें गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी ओर सिस्टम 2 सोच धीमी, तर्क संगत और विश्लेषणात्मक होती है। जब हम कोई बड़ा निवेश करने से पहले रिसर्च करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं या अपने भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, तो यह सिस्टम 2 सोच होती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें कब किस सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। जब कोई निर्णय जल्दी लेना हो और उसमें अधिक जोखिम ना हो, तब हम सिस्टम 1 पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जब कोई निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, तो हमें सिस्टम 2 सोच अपनाकर गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। लेखक यहाँ पर आइजनहावर मैट्रिक्स का परिचय देते हैं, जो यह तय करने में मदद करता है कि कौन से कार्य और निर्णय प्राथमिकता में होने चाहिए। यह मैट्रिक्स कार्यों को 4 वर्गों में बांटता है: 1 महत्वपूर्ण और तात्कालिक, 2 महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक, 3 तात्कालिक लेकिन गैर ज़रूरी और 4 न तात्कालिक न महत्वपूर्ण। इस तकनीक से हम अपनी ऊर्जा और समय को सही निर्णयों पर केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कई मानसिक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस होते हैं। उदाहरण के लिए, कन्फर्मेशन बायस हमें उन्हीं जानकारियों को अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित करता है जो पहले से हमारे विचारों से मेल खाती हैं। इसी तरह
लॉस अवर्जन का प्रभाव हमें किसी संभावित नुकसान से इतना डराने लगता है कि हम नए अवसरों को अपनाने से बचने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि निर्णय लेना सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक कौशल की तरह विकसित किया जा सकता है। जब हम अपने सोचने के तरीकों को समझते हैं, मानसिक पूर्वाग्रहों को पहचानते हैं और सही निर्णय लेने की तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में अधिक प्रभावी बन सकते हैं। यही कारण है कि यह किताब हमें 50 से अधिक बेहतरीन मानसिक मॉडल्स और निर्णय लेने की तकनीकों से परिचित कराएगी, जिससे हम अधिक स्पष्ट, तर्कसंगत और आत्मविश्वास से भरे फैसले ले सकें। चैप्टर 2, वेज ऑफ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम जो भी निर्णय लेते हैं वे हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सोच वास्तव में किस प्रकार काम करती है? हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने फैसले पूरी तरह से तार्किक और सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग होती है। हमारा मस्तिष्क एक जटिल मशीन की तरह है जो लगातार लाखों सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है। जब हम किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो यह पूरी तरह से हमारे दिमाग की संरचना, अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच दो तरह की होती है, सतही सोच और गहरी सोच। सतही सोच वह होती है जो तुरंत और बिना अधिक प्रयास के हो जाती है। यह स्वचालित होती है और अक्सर आदतों या पूर्व निर्धारित धारणाओं के आधार पर चलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अचानक हमसे कोई प्रश्न पूछता है और हम झट से उत्तर दे देते हैं, तो यह सतही सोच का परिणाम होता है। वहीं गहरी सोच वह होती है जिसमें हम किसी विषय पर विचार करते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। गहरी सोच का उपयोग तब किया जाता है जब कोई जटिल या महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, जैसे कि करियर से जुड़ा फैसला, किसी बड़े निवेश का निर्णय या फिर किसी रिश्ते से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारा मस्तिष्क अक्सर ऊर्जा बचाने के लिए स्वचालित फैसलों को प्राथमिकता देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कई बार उन्हीं पुराने पैटर्न्स पर चलते रहते हैं जिन पर पहले भी चलते आए हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी नए अवसर के बारे में सोचना है तो हमारा मस्तिष्क तुरंत उन संभावित खतरों और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित कर लेता है जो हमने अतीत में अनुभव की है। इससे हमारे सोचने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और हम अक्सर उन फैसलों को लेने से हिचकिचाने लगते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेखक इस अध्याय में OODA लूप नामक एक महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल के बारे में बताते हैं जो सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। OODA लूप 4 चरणों में काम करता है: ऑब्जर्व देखना, ओरिएंट अनुकूलन करना, डिसाइड निर्णय लेना और एक्ट कार्रवाई करना। जब हम किसी स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे ध्यान से देखना, ऑब्जर्व होता है। फिर उसमें मौजूद संभावनाओं और खतरों को समझना, ओरिएंट होता है। इसके बाद हमें एक स्पष्ट निर्णय, डिसाइड लेना होता है और अंत में उस निर्णय को क्रियान्वित, एक्ट करना होता है। यह मॉडल खासकर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो किसी प्रतियोगिता, व्यवसाय या संकटपूर्ण परिस्थितियों में सही निर्णय लेना चाहते हैं। इसके अलावा लेखक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस यानी विकल्पों की अधिकता के प्रभाव को भी समझाते हैं। जब हमारे सामने बहुत अधिक विकल्प होते हैं तो हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और कोई भी निर्णय लेने से बचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें एक स्टोर में जाकर एक साधारण सा टूथपेस्ट खरीदना हो, लेकिन वहाँ 20 अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट उपलब्ध हों, तो हम आसानी से उलझन में पड़ सकते हैं। इस उलझन के कारण हम या तो कोई भी टूथपेस्ट खरीदने से बचने लगते हैं या फिर किसी ऐसे उत्पाद को चुनते हैं जो हमारे लिए सबसे आसान विकल्प लगता है, भले ही वह सबसे अच्छा न हो। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर अपने विकल्पों को सीमित रखते हैं और अपने निर्णयों को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि कई बार हम अपने पूर्वाग्रहों, बायसेस के कारण गलत फैसले ले बैठते हैं।
उदाहरण के लिए, कन्फर्मेशन बायस हमें उन्हीं सूचनाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे पहले से बने हुए विचारों का समर्थन करती हैं। इसी तरह स्टेटस क्वो बायस हमें उसी स्थिति में बने रहने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वह हमारे लिए फायदेमंद न हो। जब हम इन मानसिक पूर्वाग्रहों को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो हमारे निर्णय अधिक तार्किक और प्रभावी हो जाते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोचने की आदतों को समझना होगा। यदि हम सतही सोच से बाहर निकलकर गहरी सोच अपनाएं, मानसिक पूर्वाग्रहों से बचें और सोचने के सही मॉडल्स का उपयोग करें तो हम अपने फैसलों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सही निर्णय लेना केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक कला और विज्ञान है जिसे हम अभ्यास के माध्यम से निखार सकते हैं। चैप्टर 3, द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस एंड द आर्ट ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल तर्क और विश्लेषण पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसमें हमारी भावनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से तार्किक तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। यह अध्याय इस बात को गहराई से समझाता है कि हमारी भावनाएं हमारे सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं और हम अपने फैसलों को अधिक तर्कसंगत और संतुलित कैसे बना सकते हैं। भावनाएं हमारे दिमाग में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क त्वरित रूप से उस पर प्रतिक्रिया देता है और यह प्रतिक्रिया मुख्य रूप से हमारे पूर्व अनुभवों, आशंकाओं, उम्मीदों और इच्छाओं से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को निवेश करने के दौरान एक बार बड़ा नुकसान हुआ है तो अगली बार जब उसे कोई नया निवेश करने का अवसर मिलेगा तो उसकी भावनाएं उसे अत्यधिक सतर्क बना सकती हैं। यह सतर्कता उसे एक बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है, लेकिन कभी कभी यह उसे एक अच्छे अवसर को खोने के लिए भी मजबूर कर सकती है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में अप्रत्याशित सफलता मिलती है तो अगली बार वह अधिक आत्मविश्वास से भर सकता है, लेकिन यह आत्मविश्वास कभी कभी अतिविश्वास में बदलकर उसे गलत निर्णय लेने की ओर धकेल सकता है। लेखक बताते हैं कि भावनाएं हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैसे बाधा डाल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम बहुत अधिक क्रोधित या निराश होते हैं तो हमारे फैसले आवेगपूर्ण हो सकते हैं। जब हम खुशी या उत्साह से भरे होते हैं तब भी हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो दीर्घकालिक रूप से हमारे लिए फायदेमंद न हो। यही कारण है कि कई लोग भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर जल्दीबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में उन्हें पछतावा होता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प मानसिक मॉडल हॉट एंड कोल्ड स्टेट्स के बारे में बताया गया है। जब हम एक हॉट स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारी भावनाएं अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं, जैसे क्रोध, घबराहट, उत्साह या भय, तब हम अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। वहीं जब हम कोल्ड स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारी भावनाएं स्थिर और संतुलित होती हैं, तब हम अधिक सोच समझकर निर्णय लेते हैं। सफल लोग इस बात को समझते हैं और अपने महत्वपूर्ण निर्णय तब तक टालते हैं जब तक कि वह एक कोल्ड स्टेट में न आ जाएं। उदाहरण के लिए, कोई भी अनुभवी व्यापारी यह सुनिश्चित करता है कि वह निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय तभी ले जब वह मानसिक रूप से शांत और तार्किक स्थिति में हो। भावनाएं अक्सर हमें भ्रमित भी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, लॉस अवर्जन का सिद्धांत बताता है कि लोग नुकसान को टालने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं बजाय इसके कि वह किसी अवसर का लाभ उठाने पर ध्यान दें। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में नुकसान का प्रभाव लाभ की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। यदि हमें 10,000 रुपये का लाभ होता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन अगर हम 10,000 रुपये का नुकसान झेलते हैं तो वह दुख कहीं अधिक गहरा होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग ऐसे निर्णय लेने से डरते हैं जिनमें जोखिम होता है, भले ही संभावित लाभ अधिक हो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं
कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सही दिशा में कैसे उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम किसी भावना विशेष के प्रभाव में हैं, तो हम उस भावना से प्रभावित होकर कोई जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बच सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम डिलेड डिसीजन मेकिंग की तकनीक अपनाएं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम किसी महत्वपूर्ण फैसले को तुरंत लेने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो हमें खुद को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि हमारी भावनाएं स्थिर हो सकें और हम अधिक संतुलित निर्णय ले सकें। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपनी सोच को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विकसित करें। कई बार हम केवल तत्कालिक लाभ को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि हम अपने फैसलों के दूरगामी प्रभावों पर विचार करें तो हम बेहतर चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके केवल स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहता है, तो यह निर्णय उसे अभी अच्छा लग सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यदि वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा, तो वह अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहेगा। इस अध्याय का सार यह है कि हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें समझने और नियंत्रित करने की कला सीख लें, तो हम अपने फैसलों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सफल निर्णय लेने के लिए हमें अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना होगा और अपनी भावनाओं के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। जब हम अपने फैसलों को भावनात्मक रूप से स्थिर होकर लेते हैं, तब वे अधिक तार्किक और व्यावहारिक होते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। चैप्टर 4 मेंटल बैरियर्स 2 डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजीज टू ओवरकम देम। हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल हमारी तार्किक क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें कई मानसिक बाधाएं भी शामिल होती हैं। ये बाधाएं हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती हैं और कई बार हमें गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करती हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ये मानसिक बाधाएं क्या होती हैं और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हमारे निर्णय अधिक प्रभावी और तर्कसंगत हों। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय पर विचार कर रहा होता है, तो सबसे बड़ी बाधा उसकी अपनी धारणाएं और पूर्वाग्रह होते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखने या समझने की एक निश्चित आदत बना लेते हैं, तो हमें वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने में कठिनाई होती है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, जहां व्यक्ति उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जो उसकी पहले से बनी हुई मान्यताओं का समर्थन करते हैं और उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर देता है जो उसकी सोच के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मानता है कि एक विशेष प्रकार का निवेश फायदेमंद होता है, तो वह केवल उन शोधों और आंकड़ों पर ध्यान देगा जो इस धारणा का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य संभावनाओं की उपेक्षा करेगा। एक और मानसिक बाधा होती है स्टेटस क्वो बायस, जिसका अर्थ है कि लोग परिवर्तन से डरते हैं और वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में ही सहज महसूस करते हैं। यह कई बार उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यदि वे केवल पुराने तरीकों पर भरोसा करेंगे तो वे नए अवसरों से वंचित रह सकते हैं। ये बाधा इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता से बचना चाहता है और जहाँ चीज़ों को अधिक सुरक्षित मानता है। लेकिन असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बदलाव को अपनाने का साहस रखते हैं और अपने निर्णयों में लचीलापन बनाए रखते हैं। इसके अलावा लेखक ओवर कॉन्फिडेंस बायस के बारे में बताते हैं, जहां लोग अपनी क्षमताओं और जानकारी को वास्तविकता से अधिक आंकते हैं। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे किसी विशेष विषय पर पूरी जानकारी है, तो वह दूसरों की सलाह लेने या अतिरिक्त शोध करने की ज़रूरत नहीं समझता। यह गलती उसे गलत निर्णय लेने की ओर धकेल सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी यदि केवल अपने अनुभवों के आधार पर बाजार की भविष्यवाणी करता है और बाहरी डेटा को अनदेखा करता है, तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बाधा एंकरिंग बायस है, जहां व्यक्ति किसी एक विशेष जानकारी को आधार बनाकर अपने फैसले लेता है।
भले ही वह जानकारी पूर्ण या सटीक न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद की शुरुआती कीमत बहुत अधिक रखी गई है और बाद में उसे छूट पर बेचा जाता है, तो ग्राहक को यह महसूस होता है कि उसे एक अच्छा सौदा मिला है, भले ही वास्तविकता में छूट के बाद भी कीमत अधिक हो सकती है। इन मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए लेखक कई प्रभावी रणनीतियां बताते हैं। पहला तरीका यह है कि व्यक्ति को हमेशा अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने की आदत डालनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो यह विचार करना आवश्यक है कि क्या हम केवल उन्हीं तथ्यों को देख रहे हैं जो हमारी मान्यताओं के अनुकूल हैं, या क्या हमने पूरी जानकारी को निष्पक्ष रूप से जांचा है। इसके लिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेना और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा तरीका यह है कि व्यक्ति को नए विचारों और परिवर्तनों को अपनाने की आदत डालनी चाहिए। यदि हम हर बार वही फैसले लेते रहेंगे जो हमने पहले लिए हैं, तो हमें अलग परिणाम नहीं मिल सकते। जो लोग नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाते हैं, वे अक्सर अपने विकास को सीमित कर लेते हैं। सफल निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को अपनी मानसिकता में लचीलापन बनाए रखना चाहिए और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी रणनीति यह है कि व्यक्ति को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए और अपने फैसलों को और बेहतर बनाने के लिए बाहरी विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को सुनते हैं तो हमें उन संभावित खतरों का पता चलता है जिन्हें हम अकेले सोचते समय अनदेखा कर सकते हैं। एक अच्छा निर्णयकर्ता वह होता है जो अपनी जानकारी में निरंतर सुधार करता है और अपने विचारों को परखने के लिए दूसरों की राय को भी महत्व देता है। चौथी महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि व्यक्ति को अपने फैसलों को लेने से पहले एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य अपनाना चाहिए। कई बार हम किसी एक जानकारी को बहुत अधिक महत्व दे देते हैं और उसके आधार पर पूरे फैसले को निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन एक बेहतर तरीका यह है कि हम कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करें और उन सभी तथ्यों पर विचार करें जो हमारे निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें कई मानसिक बाधाएं भी शामिल होती हैं। यदि हम इन बाधाओं को पहचान लें और उन्हें दूर करने की दिशा में काम करें, तो हम अधिक तार्किक और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो अपने पूर्वाग्रहों को समझते हैं, नए दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और अपने निर्णयों को तर्कसंगत रूप से जांचते हैं। चैप्टर 5, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज एंड द आर्ट ऑफ चूजिंग द राइट ऑप्शन। जब भी हम किसी निर्णय के सामने होते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम न केवल अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों को समझें, बल्कि सही रणनीतियों को अपनाकर अपने निर्णय को बेहतर बना सकें। हर निर्णय का एक प्रभाव होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या वित्तीय। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर विकल्प को सही तरीके से जांचें और सोच समझकर निर्णय लें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं और किस प्रकार से हम सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो अक्सर वह जल्दबाजी में या आवेग में आकर फैसला कर लेता है, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने निर्णय के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। यदि हमें यह पता होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सही विकल्प चुनना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे पहले यह तय करना होगा कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, किसी समस्या का समाधान करना या अपने व्यक्तिगत जुनून को पूरा करना। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तो विकल्पों का मूल्यांकन भी प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। लेखक बताते हैं कि एक सफल निर्णय लेने के लिए हमें अलग अलग विकल्पों को पहचानने और उन्हें एक साथ सूचीबद्ध करने की आदत डालनी चाहिए। कई बार लोग केवल उन्हीं विकल्पों पर विचार करते हैं जो उन्हें सहज रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन यदि वे गहराई से विश्लेषण करें तो उन्हें और भी कई विकल्प मिल सकते हैं जो बेहतर साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए,
यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर नया करियर बनाना चाहता है तो उसे केवल दो विकल्पों, जॉब छोड़ने या बने रहने पर ही विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि क्या वह फ्रीलांसिंग कर सकता है, क्या उसे कोई आंशिक रूप से नया काम शुरू करना चाहिए, या क्या वह अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव करके संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि हमें अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में तथ्यों और डेटा को शामिल करना चाहिए। कई बार लोग अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन एक समझदार निर्णयकर्ता वह होता है जो अपने फैसले को आंकड़ों और तर्कसंगत विश्लेषण से परखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में निवेश करना चाहता है तो उसे केवल बाजार की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, उसके विकास की संभावनाएं और उसके प्रतिस्पर्धियों की स्थिति का गहन अध्ययन करना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कई बार लोग केवल अल्पकालिक लाभ को देखकर फैसले लेते हैं, लेकिन बाद में वे पाते हैं कि उनका निर्णय गलत था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल वर्तमान वेतन वृद्धि के आधार पर नई नौकरी स्वीकार करता है, लेकिन वह उस कंपनी की कार्य संस्कृति और दीर्घकालिक करियर संभावनाओं को नज़रअंदाज कर देता है, तो हो सकता है कि उसे बाद में पछताना पड़े। इसलिए एक अच्छा निर्णय लेने के लिए यह ज़रूरी होता है कि हम उसके संभावित परिणामों पर दूरगामी दृष्टि से विचार करें। एक अन्य प्रभावी रणनीति यह है कि हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में दूसरों की राय को भी शामिल करें। कभी कभी हम अपनी सीमित जानकारी के कारण सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन यदि हम अनुभवी लोगों से सलाह लें तो हमें नए दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों, अनुभवी उद्यमियों और संभावित ग्राहकों से बात करनी चाहिए, ताकि वह अपने निर्णय को और अधिक सूचित और प्रभावी बना सके। लेखक यह भी बताते हैं कि एक अच्छी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानसिक स्पष्टता और आत्मसंयम का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी निर्णय को लेकर अत्यधिक तनाव में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है और हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए यदि कोई निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें उसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बल्कि पहले शांत होकर सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी कुछ समय लेने से हमें नए दृष्टिकोण और बेहतर समाधान मिल सकते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक बताते हैं कि निर्णय लेना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक कला भी है, जिसे अभ्यास और सही रणनीतियों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सफल निर्णयकर्ता वे होते हैं जो अपने विकल्पों की पूरी तरह से जांच करते हैं, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और अपनी भावनाओं तथा पूर्वाग्रहों से परे जाकर सोचते हैं। जब हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करते हैं तो न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार आता है, बल्कि हम अपनी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी निर्णय 100% निश्चितता के साथ सही नहीं कहा जा सकता। अनिश्चितता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसी वजह से सही निर्णय लेना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अनिश्चितता के बीच भी ठोस निर्णय कैसे ले सकते हैं और जोखिमों को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं ताकि हमारे फैसले अधिक प्रभावी साबित हों। जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने होते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग संभावित जोखिमों और लाभों का विश्लेषण करता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम या तो अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर जोखिमों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर बहुत अधिक डर कर निर्णय लेने में संकोच करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे फैसलों को कमज़ोर बना सकती हैं। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां हम न तो अनावश्यक भय में पड़ें और न ही अत्यधिक आशावादी
होकर बिना सोचे समझे कदम उठाए। लेखक बताते हैं कि जब हम अनिश्चितता में निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हमें उन कारकों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं और जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में निवेश करना चाहता है तो वह कंपनी की वित्तीय स्थिति, बाजार के रुझान और उसके प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वह यह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता कि भविष्य में बाजार की स्थिति क्या होगी। ऐसे मामलों में हमें अपनी रणनीति को इस तरह से बनाना चाहिए कि यदि भविष्य में कुछ प्रतिकूल होता है तो भी हमारे पास बैकअप प्लान हो। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो लेखक बताते हैं वह है परिदृश्य योजना, यानी स्कीनरियो प्लानिंग। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी निर्णय के सामने होते हैं तो हमें केवल एक संभावित परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कई अलग अलग संभावित स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहा है तो उसे 3 मुख्य परिदृश्यों पर विचार करना चाहिए। पहला, यदि उसका व्यवसाय अत्यधिक सफल हो जाता है। दूसरा, यदि वह धीरे धीरे बढ़ता है। और तीसरा, यदि वह असफल हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों के लिए उसे अलग अलग योजनाएं बनानी चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में वह पूरी तरह से अचंभित न हो। एक और महत्वपूर्ण तकनीक जिसे लेखक सुझाते हैं वह है छोटे जोखिम लेकर सीखना। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले छोटे छोटे प्रयोग करके यह देखा जाए कि कौन सा विकल्प बेहतर परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहता है तो उसे पहले छोटे पैमाने पर उस आइडिया को लागू करके देखना चाहिए। यदि वह सफल होता है तो उसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है, और यदि वह असफल होता है तो भी नुकसान कम रहेगा और वह अपनी रणनीति में सुधार कर सकेगा। लेखक यह भी बताते हैं कि जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार जब हम किसी अनिश्चित परिस्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग भय, तनाव या अत्यधिक उत्साह की स्थिति में आ जाता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में निवेश करने वाले कई लोग बाजार की अस्थिरता के कारण घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में अपने शेयर बेच देते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। ये दोनों ही स्थितियां गलत साबित हो सकती हैं। इसलिए एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए और तर्कसंगत ढंग से सोचना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम अनिश्चितता के बीच निर्णय लेते हैं तो हमें अपने पिछले अनुभवों से भी सीखना चाहिए। कई बार हम पहले भी ऐसी स्थितियों का सामना कर चुके होते हैं, लेकिन हम अपनी पिछली गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और दोबारा वही गलतियां कर बैठते हैं। यदि हम अपने अतीत के निर्णयों का विश्लेषण करें और यह समझें कि हमने कहाँ गलती की थी और क्या चीज़ हमारे लिए सही साबित हुई थी, तो हम भविष्य में अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक बताते हैं कि अनिश्चितता को लेकर डरने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। दुनिया में कोई भी बड़ा इनोवेशन या सफलता बिना अनिश्चितता के नहीं आई है। जो लोग जोखिम उठाने और अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने की कला में माहिर होते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हम अनिश्चितता को स्वीकार करें, अपनी रणनीति को लचीला बनाएं और सही ढंग से जोखिम प्रबंधन करें, ताकि हमारे फैसले प्रभावी और परिणामदायक बन सकें। हमारा जीवन हमारे निर्णयों का ही परिणाम होता है। हर छोटा या बड़ा फैसला हमारे भविष्य को आकार देता है। द डिसीजन बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम सोच समझकर तर्क संगत और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। यह किताब निर्णय लेने की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित है, जो हमें अनिश्चितता के बीच भी सही रास्ता चुनने में मदद करती है। इस किताब के माध्यम से हमने सीखा कि आत्म जागरूकता, विश्लेषणात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और परिदृश्य योजना, सिनारियो प्लानिंग हमें अधिक समझदारी से निर्णय लेने में मदद कर सकती है। जब हम किसी फैसले के सामने होते हैं
तो केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और संभावनाओं का आकलन करके सोचना ज़रूरी होता है। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए ताकि हम सही दिशा में सोच सकें। दूसरा, हमें संभावित जोखिमों और विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम सही रणनीति अपना सकें। और तीसरा, हमें लचीलापन बनाए रखना चाहिए ताकि यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो हम अपनी रणनीति को भी बदल सकें। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि निर्णय लेने से मत डरिए। गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। हर सफल व्यक्ति ने सही निर्णय लेने की कला में महारत हासिल की होती है। आप भी अपने सोचने और निर्णय लेने के तरीके में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस किताब में दी गई रणनीतियाँ आपको जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगी, चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। तो अब समय आ गया है कि आप अपने निर्णयों को और भी प्रभावी बनाएं। अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लें, इन सिद्धांतों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है।